हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे कि हमने इसके पहले वाले ब्लॉग में वीडियो में हमने आपको बताया था कि इतिहास के टाइप्स कितने होते हैं। 3 होते हैं, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो हमने इस कल वाली वीडियो में हमने शेयर की थी कि प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें हमने बताया था पाषाण काल के बारे में। फिर आज हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसमें से सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सारी चीज़ें क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज आते हैं हम पहली स्लाइड पे। तो बात करते हैं सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, कहाँ से शुरू हुई, क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, तो आ जाइए टॉपिक पे। तो एक बार आपका स्वागत फिर से। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अपनी पेन को उठाते हैं एंड बात करते हैं कि यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। कहाँ पे मिली थी? सिंधु नदी के तट पर मिली थी। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता। इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। लेकिन इसकी सबसे पहली जानकारी हड़प्पा की खुदाई में मिली थी, इसलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। अब हुआ क्या था कि इसकी सबसे पहली खुदाई कहाँ मिली थी? हड़प्पा में मिली थी। लोग इसे सिंधु के नाम से जानते थे, लेकिन अधिकतर इसकी सारी चीज़ें हड़प्पा के पास होती, इसलिए सिंध को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब अगर इसकी समय की हम बात करें, कब से कब तक है सिंधु सभ्यता, तो यह जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में है, जो कि आप लोग देख रहे हैं। एंड नीचे देखिए लिखा है कि सभ्यता, यह सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। मतलब शहरों का निर्माण या शहरों का बसाव कहाँ से हुआ था? इस सभ्यता से होता है। किस सभ्यता? सिंधु सभ्यता की सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। वही अगर हम दूसरी बात करें कि जो है कि चार्ल्स मैसन एक व्यक्ति थे, ठीक है, पुरातत्ववेत्ता। इन्होंने 1826 में सिंधु सभ्यता की जानकारी दी थी। ठीक है, चार्ल्स मैसन ने 1826 में इस सभ्यता की जानकारी दी थी। ठीक है, बात करते हैं अगली स्लाइड की। तो देखिए ये आपको दिख रहे हैं कौन ही? ये चार्ल्स मैसन है, और ये यहाँ की ये जो है नगरीय सभ्यता है, जो कि इस तरह से प्राप्त हुई थी और अनुमानित जो है इस तरह का है। इसमें बहुत सारी क्वालिटियाँ हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आगे। तो बात करते हैं, दो व्यक्ति थे, एक कौन थे? सर जॉन मार्शल। दूसरे कौन थे? राय बहादुर दयाराम शाहनी। ये जो है, और जॉन मार्शल ने, दोनों ने क्या किया था कि 1921 ईसा पूर्व तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के साथ या समय में राय बहादुर शाहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। किसने की थी? अगर पूछा जाए किसके साथ किया था, तो जॉन मार्शल के संरक्षण में जो है राय बहादुर जी ने 1921 में किसकी? हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। जैसे कि सिंधु की अगर हम भारत की बात करें, तो भारत का कुछ दृश्य इस तरह होता है। ठीक है, तो भारत में ही सिंधु सभ्यता की विशेषताएं हुई हैं। तो एक मांडा कहाँ है? ऊपर उत्तरी सीमा है। ठीक है, दक्षिणी सीमा कहाँ कहाँ है? दक्षिणी सीमा है दैमाबाद, जो कि दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं उत्तरी सीमा पे, तो आलमगीरपुर। अब आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एंड बात करते हैं सुतकांगेडोर या कैसे हैं, ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। ये सारी चीज़ें, ये इसका विस्तार था। चारों दिशाओं में मतलब लोग इसका बताते हैं कि त्रिभुजाकार था, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ये चतुर्भुज के आकार का होता है, क्योंकि मांडा, आलमगीरपुर है, दैमाबाद और सुतकांगेडोर, ये चारों की चारों दिशाओं में थे। ठीक है, कौन सी सभ्यता का विकास यहाँ पे हुआ था? यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, अब उत्तरी सीमा क्या है? जम्मू कश्मीर में, मांडा में है। दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। एंड सुतकांगेडोर जो है बलूचिस्तान पश्चिमी सीमा है। ठीक, कहाँ पे है? पाकिस्तान में। अब यहाँ पे आप मैप को देखिए पूरी तरीके से, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये सुतकांगेडोर कहाँ पे? बलूचिस्तान, जो कि दास्क नदी पे है।
और मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर, जो चेनाब नदी बहती हुई है मांडा, यहाँ पे भी सब हड़प्पा सभ्यता की विस्तार हुआ था। एंड आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। ये आपको जो ये हम बता रहे हैं कि मांडा प्रॉब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मांडा किस नदी के किनारे, ये चीज़ पूछ सकता है आपसे। मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ उत्तर प्रदेश, लेकिन किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। वही अगर हम बात करें दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक, प्रवरा नदी के किनारे। अब अगर हम बात करें इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। किस सभ्यता की बात हो रही है? हड़प्पा सभ्यता की बात है। चाहे हड़प्पा बोलिए चाहे सिंधु बोलिए, दोनों बात एक ही है। एंड बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में इंडियस वैली सिविलाइजेशन। अब ये यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर ये सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता थी इनकी, तो बात होती है यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था। तो सबसे पहले क्या है? समाज का जीवन, ठीक। अब ये क्या है कि सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था। जैसे मोदी जी ने क्या राशन कार्ड औरतों के नाम कर दिया था, दैट मोमेंट उसमें भी मात्र सत्तात्मक हुआ करती थी। एंड सिंधु सभ्यता का समाज कितने भाग, 4 वर्गों में विभक्त था। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। कौन सी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता थी। कैसी अगर पूछा जाए कि पितृ सत्तात्मक थी या मात्र सत्तात्मक, तो मात्र सत्तात्मक सिंधु सभ्यता थी। अब ये 4 वर्गों में बटी हुई है। पहला विद्वान वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापार एवं शिल्प वर्ग, शिव वर्ग नहीं है, ठीक है, और चौथा है श्रमिक वर्ग। वहाँ अगर हम पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे, तो ये जो है नॉर्मली है कि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते थे। किस सभ्यता के लोग? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। 4 वर्गों में विभक्त था, मात्र सत्तात्मक होती थी, इस बात को ना भूलना, ठीक है। और चारों दिशा में वो जो मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद और सुतकांगेडोर, ये सारी चीज़ें भी डिटेल में रखना। कौन सी चीज़ें किस नदी के किनारे है, इसको भी डिटेल में रखना। चाहे तो बाद में वीडियो देख के ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। एंड बात करते हैं कि हम वहाँ की शवाधान प्रणाली, मीन टू शवों को दफनाने या जलाने की वहाँ की प्रक्रिया कैसी थी, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी। सबसे पहले क्या था कि सिंधु घाटी जो किस लोग थे, वो 3 प्रकार से शवों का अंतिम संस्कार करते थे। पहला क्या था? पूर्ण शवाधान। अब पूर्ण शवाधान क्या होता था कि जो मृतक होते हैं उनको कब्र बनाकर दफनाते थे, तो ये प्रक्रिया थी। दूसरी प्रक्रिया थी आंशिक शवाधान। अब नाम से ही जो है जैसे जाहिर हो रहा है कि आंशिक मतलब थोड़ा। होता क्या था कि इसमें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो अपने जो मृत हो जाते थे उनके शरीर को जंगल में रख देते थे। उस वहाँ के जो पशु पक्षी होते थे उनके मांस को खा लेते थे, और बची हुई हड्डियों को फिर ये जो क्या कहते हैं सिंधु सभ्यता वाले लोग दफनाते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या? आंशिक शवाधान। तीसरा है कि दाह संस्कार, जो अभी तक चला आ रहा है। इसमें मृत शरीर को जलाने की परंपरा थी, ठीक है। ये सब पूछने वाली चीजें हैं। बात करते हैं नगर नियोजन। तो नगर नियोजन पहला है क्या है कि कह रहा है कि जो सिंधु सभ्यता के नगर विश्व की प्राचीनतम सुनियोजित नगर है, ठीक है। फिर कह रहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था। तो ये पक्की ईंटें भी पूछता है कि जो मोहनजोदड़ो में जो ईंटें यूज हुए थे वो किस प्रकार की ईंटें थे, तो पक्की ईंटें थी। पत्थरों का पूछ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ना कि कच्ची थी ना पत्थर की थी, केवल किस चीज़ की ईंटें थी? मिट्टी की पकी हुई ईंटें थी। फिर क्या है कि तीसरा है कि सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे थे वो मुख्य सड़कों पर ना खुलकर पीछे की गलियों में खुलते थे। मीन टू से जो मेन रोड होता था, उस रोड पे जो मकान बने होते थे उस पे उनके जो है द्वार नहीं खुलते थे, ठीक। वो क्या उनके गली में खुला करते थे। तो ये जैसे कि अब क्या होता है कि अगर आपके इस समय के हम देखेंगे गली में, तो घर अधिकतर क्या होते हैं रोड के, जैसे ये रोड है आने जाने का, तो इधर गेट होते हैं। लेकिन उस टाइम पे ये रोड के साइड नहीं होते थे, अधिकतर साइड किसके होते थे? गली में हो, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी वहाँ की सड़क, अगर सड़कें थी तो कैसी थी? तो सड़कें जो है सर्वाधिक चौड़ी थी, ठीक है। जो भी सड़कें बनाई गई थी वो चौड़ी थी। उनकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी, ठीक है। कितनी मीटर? 10 मीटर, काफ़ी लेंथ होती है। एंड बात करते हैं कि सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे होते थे,
ठीक है। अब इन 4-5 कमरों में क्या क्या हुआ करता था? आंगन, रसोई, नहाने का स्थान, कुआं भी होता था। कुछ घरों में कुआं होता है और कुछ बड़े बड़े घरों में शौचालय भी पाए जाते थे। और इस सभ्यता में ढकी हुई नालियां पाई गई हैं। ठीक है। दूसरा है क्या यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि अभी अभी हमने क्या चर्चा की कि जो है कि जो वहाँ इस टाइम के घर में 4-5 कमरे होते थे, आंगन हो गया, छत हो गया, ये सारी चीज़ें डिवाइड हुआ करती थी। एंड हमने का क्या बताया कि आपको कि स्नाने के प्रमुख स्थल होते थे। ठीक। और ये क्या कहते हैं? अन्नागार है जो वहाँ हुआ करते थे। लेकिन देखिए ये यहाँ की देखिए जो ये सड़क बनी हुई है इधर, ये इधर का आपको देखेंगे गेट नहीं खुला है, ये अलग से बनी हुई है। गेट वहाँ खुली है, कुछ यहाँ है, तो ये अलग अलग चीज़ें से दिखाई गई हैं। ठीक है। बात करते हैं प्रमुख स्थल की, मतलब अब प्रमुख स्थल में किसकी किसकी चर्चा करेंगे हम? एक हड़प्पा सभ्यता हो गई, दूसरी मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोतडा, और लास्ट में आ जाएंगे हम लोथल के पास। ठीक है। अब ये कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे होती है इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हमने पहले ही बताया, किसने खोज की थी इसकी? तो इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। अब किस सन में की थी? 1921 में की थी। बात की जाए कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे मिली थी, तो रावी नदी के तट पर मिली थी। और वर्तमान में ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगर खुदाई हुई तो बहुत सारी चीज़ें भी मिलेगी। तो वहाँ पे वस्तु क्या क्या मिला है? श्रमिक आवास मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, लकड़ी के ताबूत मिले हैं, RS3 7 कब्रिस्तान है, और मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन है। अब देखिए बात करते हैं कि क्या क्या मिला है। श्रमिक आवास, अन्नागार। अगर श्रमिक होंगे तो जो क्या होगा, तो भोजन तो करेंगे ही। ठीक है। अब भोजन करेंगे तो एक दिन ही उनको काम करते करते क्या है, मृत्यु भी होगी। तो उनको मृत्यु में उनकी बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए क्या, लकड़ी के ताबूत में डालते हैं। ठीक है। अब लकड़ी के ताबूत में जब डालते हैं तो वो कहाँ पे जाएंगे? कब्रिस्तान में भी जाएंगे। और उनकी याद में ही क्या बनाएंगे? ये मोहर बनाएंगे। और मोहर पे एक क्या होगा? अंकन होगा, पशुओं का अंकन होगा। और कभी अगर आपसे ये भी पूछा जाता होगा कि ये पूछा जाएगा कि जो मोहरें थी उन मोहरों पे किन किन पशुओं का अंकन था। ठीक है। अब अगर आप पढ़े होंगे तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं। एंड बात करते हैं, अब आ जाते हैं किससे? मोहनजोदड़ो की सभ्यता पर। अब मोहनजोदड़ो की सभ्यता देखते हैं। ठीक है। इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में। मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1922 में। इसकी खोज मतलब इस सभ्यता की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने इस सभ्यता की खोज की थी। इस सभ्यता की खोज करने वाले कौन थे? राखल दास बनर्जी, 1922 में। अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता वर्तमान में है क्या, तो ये भी जो है सिंधु नदी के तट पर, लेकिन ये सिंध प्रांत जो कि कहाँ पे है? लरकाना जिले में है। ठीक है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। सिंधु नदी के तट पर लरकाना जिले में है। ठीक है। अगर आपसे प्रांत पूछ ले, सिंध प्रांत पूछ ले, अगर आपसे देश पूछ ले तो पाकिस्तान। ठीक है। अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये अधिकतर पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में क्या क्या मिले थे। तो आ जाते हैं फर्स्ट टॉपिक। पहला क्या रहे? पुरोहित आवास। ठीक है। पुरोहितों के लिए आवास। विशाल स्नानागार, सबसे विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सभ्यता के थे। ठीक है। घर में कुएं और एक जो है शिव की प्रतिमा जैसी चीजें भी मिली थी, और काश्य की नृत्यकी की मूर्ति मिली थी। ठीक है। नाचती हुई। और सबसे चौड़ी सड़कें भी मोहनजोदड़ो से मिली थी जो कि 10 मीटर लगभग थी। एंड अन्नागार भी यहाँ के विशाल थे। और एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली थी। ठीक है। एक सील था, मतलब चारों तरफ से उस पर अंकन किया गया था, लेकिन उसके जो चारों तरफ की जो पशुओं के अंकन थे उसमें कौन कौन से थे? हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा। ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि जो मोहनजोदड़ो में शिला प्राप्त हुई थी उसमें किन किन पशुओं के अंकन थे, तो आपको याद रखना है हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा। ठीक। इन
चारों के मिले थे। जैसे कि अगर आप इसमें देखिए, एक मिनट देखिए, ये चीज़, ये यहाँ पे पूरे हाथी, गैंडा, इन सब चीज़ों के हैं। तो कौन कौन से जानवर थे? 4 जानवर थे, जिसमें से हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा। ठीक, ये हाथी हो गया, गैंडा हो गया, भैंसा। ठीक, बात करते हैं, हम आ जाते हैं चौहंदड़ो सभ्यता की। मोहनजोदड़ो के बाद कौन सी सभ्यता थी? चौहंदड़ो सभ्यता थी। अब इसकी खोज कहाँ की गई थी और किसने की थी? तो इस सभ्यता की खोज जो है गोपाल मजूमदार ने की थी। इस सभ्यता की खोज किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने की थी। और वर्तमान में यह भी स्थान कहाँ पे है? सिंधु नदी के तट पर है। यह एकमात्र ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था। मतलब ये एक औद्योगिक शहर था। ठीक है, औद्योगिक शहर कैसे हुआ? क्योंकि इनके जो वहाँ के जो सामान मिले थे उसमें बस कुछ लड़कियों के ही सामान मिले थे, जैसे कि गुड़िया, शीशा, लिपस्टिक और कुत्ते और बिल्ली पैरों के निशान। तो ये सारी चीज़ें किस सभ्यता के हैं? चौहंदड़ो सभ्यता के हैं। ठीक है, कुछ मनके मिले थे, कुछ खिलौने मिले थे और लिपस्टिक भी वहाँ पे मिले थे। ठीक है, ये किस सभ्यता की बात हो रही है? चौहंदड़ो की। किसने खोज की थी? गोपाल मजूमदार ने की थी। बात करते हैं कि रोपड़ सभ्यता। अब ये रोपड़ सभ्यता कहाँ की है? ये भी पंजाब की है। ठीक है, पंजाब में सतलज नदी के किनारे रोपड़ सभ्यता की खोज की गई थी और इसकी खोज जो है यज्ञदत्त ने किए थे। ठीक है, खोज किसने किया था? यज्ञदत्त ने किया था। पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। प्राप्त वस्तुएं क्या थी यहाँ की? मुख्य वस्तु थे कि जो एक अवशेष मिला था वहाँ पे खास तौर पे कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला था। आपको याद होगा कि हम पहली वाली वीडियो में जब पढ़ाए थे, जिसने ना देखा हो तो प्लीज देख लीजिएगा। हम आपको लिंक दे देंगे। ठीक है, हुआ क्या था कि जो मनुष्य को दफनाने जाते थे कुत्ते, क्योंकि कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, और उनकी कब्र में ही कुछ उनकी ज़रूरत की सामानें रख दी जाती हैं। जैसे आज भी अगर देखेंगे गांव में परंपरा होती है कि मृतकों के संग कुछ उनकी हांडी वगैरह ये सारी चीज़ें रख दी जाती थी। तो ये भी प्रमाण वहीं से मिले हैं। और जब हमने नवपाषाण की बात की थी तो उसमें एक ऐसी ही प्रक्रिया बुर्ज होम में मिली थी। ठीक, जो कि कश्मीर में ठंडे प्रदेशों में जब मनुष्य मर जाते थे तो उनके कब्र में एक कुत्ते को भी दफनाया जाता था और थोड़े से सामानों को भी। ठीक है, ये नवपाषाण काल में भी हुआ था और ये कहाँ पे? रोपड़ में भी पाया था। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में। ठीक है, किसने खोज की थी? यज्ञदत्त शर्मा। बात करते हैं कालीबंगा की। अब ये कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के। इसकी खुदाई 2 लोगों ने मिलके की थी, बीके थापर और बीबी लाल ने। ठीक है, कालीबंगा की खोज, देखिए काली और बंगा 2 चीज़ें से मिलके बना है, तो उसी तरह इसकी खुदाई भी 2 लोगों ने की थी, बीके थापर और बीबी लाल ने। अरे ये अगर पूछा जाए कि ये कालीबंगा का वर्तमान में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान में है। पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो ये घग्गर नदी के किनारे। एक बात याद रखिए कि ये जितनी भी सभ्यताएं थी किसी न किसी नदी से रिलेटेड थी, क्योंकि उस समय ना ही कोई जो है नल होते थे, ना ही कोई कुएं होते थे। उस समय पानी पीने का एकमात्र साधन नदियां थी। तो नदियों के किनारे जो भी, चाहे रोपड़ हो, कालीबंगा हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो, ये सारी की सारी क्या है? नदियों के किनारे ही स्थित थी। इसलिए याद रखिएगा। बात करते हैं कि ये कालीबंगा जो शब्द है, ये कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो इस कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? मिट्टी की चूड़ी या काली मिट्टी की चूड़ी। ठीक, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। बात करते हैं कि यहाँ की वस्तुएं क्या क्या थी। यहाँ पे कुछ उससे अच्छी चीजें मिली थी, जैसे कि हवन कुंड हो गया, चूड़ी हो गई, हल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे, और जो ईंटें थी उसमें क्या हुआ था? अंकन हुआ था, मतलब वहाँ की प्रमाण से अंकन हुआ था। अब देखते हैं आगे। जैसे कि हमने बताया क्या मिला था यहाँ पे? जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। जब जुते हुए खेत प्रमाण में कुछ ना कुछ, तो जौ और गेहूं 2 चीजें ज्यादा मिली थी, और जो अग्नि कुंड होता था वो मिला था, और यहाँ पे चूड़ियों के भी प्रमाण मिले थे। ठीक है, कहाँ की बात हम कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं आपके
कालीबंगा की। कहाँ पे है? राजस्थान में है। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है। बात करते हैं धौलावीरा। धौलावीरा ये हेरिटेज में भी शामिल है, गुजरात का है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी धौलावीरा, जो कि 40वें हेरिटेज वर्ल्ड में शामिल है। बात करते हैं इसकी एक मुख्य देन थी स्टेडियम। यहाँ स्टेडियम जैसे अभी होते हैं उस टाइम यहाँ पे सबसे बड़े स्टेडियम की खोज की गई थी, जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है। बात करते हैं सुरकोतता की। तो इसकी उत्खनन जो है जगपति जोशी ने की थी। कहाँ पाया गया इसको? गुजरात में पाया गया था। इसमें भी एक मात्र चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मिली थी, लेकिन सबसे मेन चीज़ें क्या मिली थी? घोड़े की हड्डियाँ मिली थी, वो भी दफनाई हुई। ठीक है। तो घोड़े की हड्डियाँ मिली थी। सुरकोतदा की खुदाई में खुदाई करने वाले कौन थे? जगपति जोशी थे। और ये जगह कहाँ पे है? गुजरात में। जगह याद रखिएगा, खुदाई किसने की है ये याद रखिएगा, और मेन मेन चीजें कहाँ पे क्या पाई गई हैं। बात करते हैं कि लोथल। ठीक है, सबसे लास्ट में था। इसकी खोज जो है SR राव ने की थी। किसने की थी? SR राव ने इसकी खोज की थी। ये जो है, जो अहमदाबाद गुजरात में जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पे है? भोगवा नदी के किनारे, जो कि अहमदाबाद में है। आप पूछा जाए अहमदाबाद कहाँ पे है, तो ये तो सबको पता है, नॉर्मली क्वेश्चंस है। तो भोगवा नदी के किनारे SR राव ने लोथल की खोज की थी। यहाँ पे हुआ क्या था? तो यहाँ पे जो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, मिले थे। अब बंदरगाह थे तो जाहिर सी बात है कि जो हमने बताया था ना कि जो ये ताम्र पाषाण काल के ये सभी युग थे, ये व्यापार करते थे। तो जब ये आगे चल के जब चेंज होता गया, तो ये सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कहाँ मिले थे? लोथल में मिले थे। और लोथल है कहाँ? गुजरात में। ठीक है। और यहाँ के दरवाजे सड़की की ओर खुलते थे। एक चेंजेस हुआ ना कि जैसे कि हमने अभी बताया, इसके पहले जो जो भी नगर थे उसमें सड़कों की ओर दरवाजे ना खुल के घर गलियों में खुलते थे, लेकिन लोथल में क्या था कि जो सड़के की ओर इनका मुख्य द्वार हुआ करता था। और यहाँ से भी चावल के प्रमाण मिले थे। ठीक है। दो ही चीज के प्रमाण मिले हैं अधिकतर, चावल और जौ। ठीक है। बात करते हैं कुछ मेन मुख्य तत्वों की। ठीक है। पहला है कि सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। ठीक है। अब भाव चित्रात्मक मतलब इनको भाव ना कि मतलब उस तरह लिखे गए थे, एक भाव से ही इनका अंकन किया जा सकता है। और एक खास बात क्या थी कि जो ये लिखते थे, इनकी जो लिखावट होती थी दाएं से बाएं की ओर होती थी। ठीक है। दाहिने से बाएं की ओर, जैसे हम लोग अभी नॉर्मली लिखते हैं। ठीक है। सॉरी, दाएं से बाएं की ओर थी। फिर अगर एक से अधिक पंक्तियां हुई, मीन टू से जैसे 3-4 लाइन की ऐसे पंक्तियां होती चली गई, तो इसमें क्या होता था कि जैसे पहले दाहिने से बाएं की ओर लिखते थे पहली पंक्ति में, लेकिन अगर दूसरी पंक्ति लिखनी होती थी तो ये दाएं से बाएं लिखा करते थे। ठीक है। मतलब कैसे लिखते थे, इनकी लिखावट कैसी थी? ऐसे से घूमती हुई चली जाती थी, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। ओके। बात करते हैं कि जो है कि रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले, जिन्हें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। अब चावल मिलेंगे तो धान की खेती तो मिलेगी। बात और क्या है कि यहाँ पे जो है, जो कुबड़ वाला षांड था, इस सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय था। मीन टू से जो जिस षांड के या जिस बैल की कुबड़ निकले होते थे, उन्हें देवता का दर्जा दिया जाता था। ठीक है। फिर बात करते हैं कि आग की जो पकी हुई मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे या मिट्टी, उन्हें टेरा कोटा कहा जाता था। इस बात को नोट कीजिए कि टेरा कोटा, पूछते कि टेरा कोटा क्या है, तो मिट्टी के पके हुए बर्तन को टेरा कोटा कहा जाता था। फिर है कि सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए तो 2 पहिए या 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है। ये कहाँ की बात हो गई? ये है लोथल की बात। और देखिए, जो पकी हुई मिट्टी के बर्तन थे उन्हें क्या कहा जाता था? टेरा कोटा कहा जाता था। ये वहीं के औजार हैं। कुछ खिलौने पाए गए थे, कुएं के भी साक्ष्य पाए गए थे, लेकिन उन कुएं में ऐसा नहीं होता था कि जैसे खुदाई करके पानी अपने आप निकलता है। वो कुओं के खोदते थे, उसमें पानी ला के भरते थे, तब उसका यूज करते थे। ठीक है। तो इस चीज़ के प्रमाण वहाँ पे मिले थे।
तो ठीक है, ये बैलगाड़ी किसकी है? ये रोपड़ की है। आ जाते हैं हम थोड़ी सी फर्स्ट स्लाइड पे, बात करते हैं शुरू से शुरू तक। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फटाफट जानते चलेंगे। पहली बार हम क्या बताए थे आपको, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? चार्ल्स मैसन ने 1826 में। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या है कि जो है कि ये कौन है? ये कौन है? चार्ल्स मैसन है। दूसरी क्या है कि जॉन मार्शल राय बहादुर ने ही क्या किया था कि सभ्यता की खोज की थी, सिंधु सभ्यता की। कब की थी? 1921 में। फिर क्या है कि जो सिंधु सभ्यताएं थी वो चार दिशाओं में विभक्त थी। एक मांडा, आलमगीर और दाइमाबाद और सुदकांगे डोर। फिर क्या था कि इसकी टोटल लंबाई कितनी थी? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पूरे भारत से घूमते हैं। क्योंकि पूछा जाए कि यह सुदकांगे डोर किस नदी के किनारे है? दास नदी के किनारे। मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब। आलमगीरपुर हिंडन नदी, दाइमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। फिर बात करते हैं कि जो है जो सिंधु सभ्यता का समाज था वो कितने भागों में विभक्त था? 4 भागों में। विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापार वर्ग, शिल्प वर्ग और श्रमिक वर्ग। और ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों पाए गए थे। ठीक है, बात करते हैं कि जो समाधान की प्रणाली थी वो 3 भागों में विभक्त थी। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। ठीक है, तो इसमें क्या था कि पूर्ण समाधान में कब्र में दफनाते थे। आंशिक में इनको जंगल में कराते थे ताकि जीव जंतु इनका भक्षण करें। उसके बाद हड्डियों को दफना देते थे। दाह संस्कार में इनके शरीर को जला दिया जाता था। फिर क्या है कि नगर नियोजन, जो कि बताए थे कि सबसे बड़ा चौड़ा रास्ता है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा स्नानागार भी मिला था। अन्नागार भी सबसे विशाल था। 4-5 कमरों का घर था और कुछ घरों में कुएं और जो है शौचालय भी पाए जाते थे। ठीक है, बात करते हैं पहले किसकी? हड़प्पा की। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम शाहनी ने 1921 में। किस नदी के किनारे है हड़प्पा सभ्यता? रावी नदी के किनारे। इसमें से अन्नागार मिले थे, लकड़ी के ताबूत मिले थे, कब्रिस्तान मिले थे और कुछ मोहरें भी मिली थी। ठीक है, फिर मोहनजोदड़ो का सभ्यता की बात करते हैं। तो अब इसमें क्या क्या था? इसमें भी जो है इस पूछा जाए मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 में। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान, ननकाना जिले में। ठीक है, बात किया जाए कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। यहाँ पे सबसे विशाल स्नानागार कहाँ पाए गए थे? मोहनजोदड़ो में पाए गए थे। और कांस्य की नाचती हुई जो है मूर्ति किसमें मिली थी? मोहनजोदड़ो में मिली थी। और जो एक सेल मिली थी उस पे 4 पशुओं का चित्र बना था। कौन कौन से पशु थे वो? हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा। ठीक है, फिर बात करते हैं चौहंदरो सभ्यता की। तो चौहंदरो सभ्यता में कुछ नॉर्मली सामान मिले थे, जैसे कि गुड़िया, शीशा और मनके और कुत्ते बिल्ली के पैरों के निशान। और चौहंदरो सभ्यता की खोज किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने। फिर क्या है कि रोपड़ की खोज किसने की थी? तो रोपड़ की खोज जो है यज्ञदत्त ने किया था, जो कि पंजाब में है। और यहाँ पे क्या प्रमाण मिला था कि इनके मनुष्य के संग कुत्ते भी दफनाए जाते थे। ठीक है, बात करते हैं कालीबंगा का, जिसमें कालीबंगा का एक अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। ठीक है, यहाँ पे हवन कुंड, चूड़ी, हल से जुते हुए खेत और ईंटें मिली हुई थी। और खुदाई किसने की थी कालीबंगा की? बीके थापर और बीबी लाल ने। ठीक है, फिर क्या है? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में, जो कि ये 40वीं हेरिटेज सूची में शामिल है। और सबसे खास तौर पे यहाँ पे क्या मिला था? स्टेडियम मिला था। फिर आ जाते हैं सुरकोता में। इसमें क्या था? इसकी उत्खनन जगपति जोशी ने की थी। गुजरात में स्थान है। इसमें वस्तुएं क्या थी कि जो मतलब घोड़े के अवशेष मिले थे। इससे ये प्रमाण होता था कि हाँ कि वो घोड़ों को भी पालते थे। ठीक है, फिर लोथल की बात करते हैं, जिसकी खोज SR राव ने की थी। ये अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, इसमें बंदरगाह मिले थे। और इसकी एक खास बात थी कि लोथल में जो घर थे वो मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। ठीक है,